हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है फिगर ऑफ स्पीच के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ जो अब तक एग्ज़ाम से पूछे गए हैं। टीजीटी का एग्ज़ाम हो या पीजीटी का एग्ज़ाम हो, तो जितने भी फिगर ऑफ स्पीच अब तक पूछे गए हैं एग्ज़ाम्स में, उन सबको आज हम देखेंगे, आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले जो फिगर ऑफ स्पीच पर मैं वीडियो बना चुकी हूँ, जिसपे लगभग 29 से 30 तक फिगर ऑफ स्पीच हम पढ़ चुके हैं। तो अब उन्हीं के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उनको हम कवर करेंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द फिगर ऑफ स्पीच इन विच द साउंड सजेस्ट द सेंस और मीनिंग इज नोन एज। यानी कि ऐसा फिगर ऑफ स्पीच जिसमें जो साउंड है, किसी भी चीज़ की साउंड उसके मीनिंग को सजेस्ट करे, तो उस फिगर ऑफ स्पीच को हम क्या कहते हैं। तो जिस फिगर ऑफ स्पीच में साउंड मीनिंग को सजेस्ट करे, मीनिंग या सेंस बताए, तो वो कहलाता है ओनोमेटोपोइया। पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच टू एरर इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन। इसमें देखिए दो सेंटेंस है और दोनों ही जो है एक दूसरे से अपोजिट है। टू एरर इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन, तो ये हुआ एंटीथीसिस। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स आर पर्सोनिफाइड। इनमें से कौन सा वर्ड है जो पर्सोनिफाइड है। रिवेंज इज काइंड, स्विफ्ट एज ए वाइंड, थर्स्टी अर्थ या ऑनेस्ट थीप। तो जो मतलब पर्सोनिफाइड किया गया है वो क्या गया है, रिवेंज इज काइंड को। A figure of speech in which two terms opposite in a meaning are placed side by side in a phrase is known as। एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच जिसमें दो अपोजिट वर्ड्स जिनको जो है साइड बाय साइड प्लेस किया जाता है, एक के बाद जो है दूसरा रखा जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं। तो वो कहलाता है ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन में जो दो अपोजिट वर्ड्स हैं उनको जो है एक साइड मतलब दोनों को एक साथ रखा जाएगा। जैसे इरेगुलरली रेगुलर या रेगुलरली इरेगुलर। तो एक जो है एडजेक्टिव होगा और एक नाउन होगा, तो इस तरह से जो होगा ऑक्सीमोरन होगा। एंड फेथ अनफेथफुल केप्ट हिम फॉल्सली ट्रू बाय टेनिसन इज एग्जाम्पल ऑफ। अब आप देखिए फेथ अनफेथफुल, तो ये क्या हुआ, ये दोनों ही वर्ड जो है अपोजिट है एक दूसरे के और एक दूसरे के साथ में आए हैं, तो ये ऑक्सीमोरन हुआ। और यहाँ पे फॉल्सली ट्रू भी आया है एक साथ। अब ये देखिए फॉल्सली और ट्रू, ट्रू को जो है फॉल्सली एडजेक्टिव है, फॉल्सली एडजेक्टिव और ट्रू नाउन है। द यूज़ ऑफ एक्सप्रेशन पास्ट अवे फॉर डाइड। अगर हम डाइड ना कह के पास्ट अवे का यूज़ करें तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ, तो ये एग्जाम्पल हुआ यूफेमिज्म का। यूफेमिज्म का मतलब ये होता है कि जब हम मतलब एक तरह से किसी जो हैर्स वर्ड होते हैं उनको ना यूज़ करके कोई मतलब जो वर्ड बुरे ना लगे उनको यूज़ करें। एक तरह से लैंग्वेज को अच्छा बनाना, सेंटेंस को जो है ड्रामेटिक बनाना, अच्छा बनाना, ना कि गलत वर्ड्स यूज़ करके। द यूज़ ऑफ लैंग्वेज टू इवोक ए पिक्चर और ए कंक्रीट सेंसेशन ऑफ ए पर्सन। ऐसे लैंग्वेज का यूज़ करना जो कि किसी इंसान के अंदर जो है पिक्चर को इन्वॉक करे। ए थिंग, ए प्लेस और एन एक्सपीरियंस, या तो कोई थिंग या प्लेस या कोई एक्सपीरियंस। यानी कि जब आप पोएम पढ़ते हो तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप कोई पोएम पढ़ते हो ना, और पोइट ने जिस तरह से उसे डिस्क्राइब किया हो तो आपकी आंखों के सामने वो आने लगता है कि हाँ ऐसा ही हुआ होगा। जैसे एक पोएम है डैफोडिल्स, तो वर्ड्सवर्थ कहते हैं 10,000 आई सॉ एट ए ग्लांस। तो एकदम हमारी इमेजिनेशन में आने लगता है कि हाँ किस तरह से जो है वो डैफोडिल्स होंगे जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने देखे होंगे, और विलियम वर्ड्सवर्थ जो है कहाँ पर घूम रहे होंगे। तो डेट इज कॉल्ड इमेजरी। इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वॉज द रोस्ट ऑफ टाइम्स। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, दो सेंटेंस हैं, बेस्ट ऑफ टाइम्स, रोस्ट ऑफ टाइम्स, तो ये हुआ एंटी थीसिस। ब्रिंग एन अलार्म क्लॉक क्लैंग इन द डार्क एंड साइलेंट रूम। तो यहाँ पर जो है अलार्म क्लॉक की हमें साउंड सुनाई दे रही है, ब्रिंग, तो यहाँ पर हुआ ओनोमेटोपोइया। ह्यूमर इज द शॉक एब्जॉर्बर ऑफ लाइफ, इट हेल्प्स अस टेक द ब्लोस। अब यहाँ पर जो ह्यूमर है उसको शॉक एब्जॉर्बर से कंपेयर किया गया है, कंपैरिजन किया गया है इन दोनों में, लेकिन कोई कंपैरिजन वर्ड्स यूज़ नहीं किया गया। लाइक या एज का यूज़ नहीं है, तो यहाँ पर मेटाफर होगा। और अगर यहाँ पर ह्यूमर इज़ लाइक होता या ह्यूमर इज़ एज होता तो ये सिंपली होता, लेकिन यहाँ पर लाइक या एज नहीं है और दोनों में कंपेरिजन है, तो यहाँ पर जो है मेटाफर है। फादर ऑफ आवर कंट्री एंड द ग्रेट एमनेसिपेटर आर एग्जाम्पल ऑफ। तो ये यहाँ पर हुआ एपिथेट। एपिथेट, एपिथेट क्या होता है, ये एक एडजेक्टिव फ्रेज होता है, एडजेक्टिव फ्रेज जो कि एक पर्सन या थिंग को अप्लाई किया जाए। मतलब जैसे फादर ऑफ आवर कंट्री,
द ग्रेट एमनिसिपेटर आर द एग्जाम्पल्स। ये एग्जाम्पल्स है, यानी कि किसी इंसान की जो क्वालिटी को बताए, क्वालिटी पर जो जोर दे कोई एडजेक्टिव फ्रेज यूज करके। लेट अस गो टू बेड नाउ। चल अब हमें सोना चलना चाहिए, मतलब अब हमें बेड पर चलना चाहिए। तो इसका मतलब ये तो हुआ कि हमें अब सोने चलना चाहिए। तो यहाँ पर मेटोनिमी हुआ। जो बेड है वो स्लीपिंग को बता रहा है। गोइंग टू बेड का मतलब क्या होता है? इज टिपिकली अंडरस्टूड मेटोनोमिकली इन द सेंस ऑफ गोइंग टू स्लीप। गोइंग टू बेड का मतलब क्या हुआ? गोइंग टू स्लीप, यानी कि सोने जाना। और मेटोनोमी तो यही फिगर ऑफ स्पीच होती है जिसमें कोई वर्ड या फ्रेज जो है वो किसी और के सब्स्टिट्यूट करे, यानी कि लिखना कुछ और हो लेकिन उसको सब्स्टिट्यूट करके कुछ और लिखा जाए। हाँ, वो उससे एसोसिएट होना चाहिए। जैसे हम किंग की जगह क्राउन लिख सकते हैं, और जो है हम राइटर की जगह पेन लिख सकते हैं। उसे मतलब एसोसिएट होनी चाहिए वो चीज़, लेकिन सब्स्टिट्यूट हो। लव इज़ एन आइडियल थिंग, मैरिज इज़ ए रियल थिंग। तो ये भी आपस में जो है एक दूसरे के अपोजिट है। तो यहाँ पर एंटीथेसिस हुआ और दो सेंटेंस हैं। लव इज़ एन आइडियल थिंग, मैरिज इज़ ए रियल थिंग, एक एग्जाम्पल है एंटीथेसिस का। एंटीथेसिस में क्या होता है? दो कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज़ जो है वो एक साथ रखे जाते हैं। बैलेंस्ड फ्रेज और क्लोजेस में वो एक साथ रखे जाते हैं। ए स्टेटमेंट दैट सेज लेस देन व्हाट इज मीन्ड, यानी कि एक ऐसा स्टेटमेंट जिसका मतलब तो बहुत ज़्यादा हो लेकिन बहुत कम जो कहता हो, डैट इज अंडर स्टेटमेंट। यानी कि बहुत ज़्यादा कहना चाहता हो, बहुत ज़्यादा कह देता हो वो कम शब्दों में। ए प्ले ऑन वर्ड्स वेयर इन ए वर्ड इज यूज टू कन्वे टू मीनिंग्स एट द सेम टाइम इज कॉल्ड। एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच जिसमें वर्ड्स के साथ जो है प्ले किया जाता है। कोई एक ऐसा वर्ड यूज़ किया जाता है जिसके दो मीनिंग हो एट द सेम टाइम, एक ही समय में, और वो दोनों ही जो है उसमें फिट बैठ रहे हो, तो वो होगा पन। ए फिगर ऑफ स्पीच वेयर इन ए कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू अनलाइक क्वांटिटीज विदाउट द यूज ऑफ वर्ड लाइक और एज इज टर्म्ड। एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच जिसमें दो अनलाइक क्वालिटीज़ होती हैं लेकिन उनमें कंपैरिजन दिखाया जाता है और कोई भी वर्ड लाइक या एज यूज़ नहीं किया जाता, तो वो क्या होगा? वो होगा मेटाफर। और अगर आप लाइक और एज को यूज़ करेंगे तो वो होगा सिमली। What figure of speech has been used in the following line? Rascals and roughs ran a race round and round the rug stroke। तो इसे तो देखकर ही पता चल रहा है कि इसमें जो है आर जो है बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये एलिट्रेशन हुआ। What figure of speech has been used in the following line? Frailty, the name is woman। Frailty, the name is woman, ये जो लाइन है ये हेमलेट की है। हेमलेट जो इसको बोलता है, और इसमें जो है फिगर ऑफ स्पीच वो पर्सोनिफिकेशन हुआ, क्योंकि इसमें जो फ्रेलिटी है उसको जो है वुमेन का नाम दिया गया है। फ्रेलिटी को पर्सोनिफाई किया गया है एज ए वुमन। A figure of speech in which a qualifying adjective is sometimes transferred from a person to a thing or from one word to another or which it does not strictly belong is called। यानी कि ऐसा फिगर ऑफ स्पीच जिसमें कोई क्वालिफाइंग एडजेक्टिव जो है वो उस पर्सन या चीज, मतलब जो थिंग होती है उससे पहले ना रखकर किसी और वर्ड से पहले रख दिया जाता है। जैसे हमने पढ़ा था द प्लोमैन प्लोवार्ड्स हिज वेरी वे, यानी कि जो प्लोमैन थे वो अपने थके हुए रास्ते पर चले, लेकिन थका हुआ रास्ता तो नहीं होता ना, थके हुए तो प्लोमैन है, लेकिन टायर्ड वेरी को जो है वेयर को प्लोमैन की जगह ना रखकर वे से पहले रख दिया, तो ये हुआ ट्रांसफर्ड एपिथेट, जिसमें हम ट्रांसफर कर देते हैं एपिथेट को। सिमली क्या है? ऑब्वियसली सिमली एक फिगर ऑफ स्पीच है। Find out the figure of speech in the following lines. Was this the phase that launched 1,000 ships and burned the topless towers of Ilium? क्या यही वो फेज था जिसपे हजारों शिप लॉन्च हो गए? तो ये जो है ये हाइपरबोल है, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा अतिशयोक्ति दिखाई गई है। Point out the figure of speech in the following line. Like a patient authorized upon a table। स्टार्टिंग में ही like आ गया तो सिमली हुआ। पन क्या है? अपोजिट वर्ड, ए प्ले ऑन वर्ड्स, ए फनी वर्ड और आइडेंटिकल वर्ड, तो पन इज ए प्ले ऑन वर्ड्स। पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन। द प्लोमैन होमवर्ड प्रोट्स इज वेरी वे, ये एग्जाम्पल अभी हमने पढ़ा, ये ट्रांसफर्ड एपिथेट का है। इसमें जो वेरी है वो वे नहीं है बल्कि
प्लोमैन है, तो वेरी को जो है प्लोमैन से पहले आना चाहिए था, लेकिन मतलब सेंटेंस को ड्रामेटिक बनाने के लिए जो है वेरी को वे से पहले रखा गया। और ये जो लाइन है ये थॉमस ग्रे की एलेजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड से ली गई है। पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच। लिटिल सोरो सिट्स एंड वीप, कि जो छोटे दुख थे, कम दुख थे, जो वो बैठे और रोने लगे। तो इसमें लिटिल सोरो को जो है पर्सोनिफाई किया गया है, क्योंकि बैठना और रोना तो केवल इंसान ही कर सकता है, एक ह्यूमन बीइंग ही कर सकता है, सोरो तो नहीं कर सकते। तो सोरो को जो है पर्सोनिफाई किया है, तो यहाँ पर जो है पर्सोनिफिकेशन है।